Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 3rd of November 2023. फर्स्ट न्यूज़ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट को रिजर्व कर लिया है रिगार्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो गवर्नमेंट का कंटेंशन है कि वोटर के पास यहाँ पर कोई भी राइट नहीं है जानने का कि सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, ये बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना। Reserving its judgment on petitions challenging the constitutional validity of the Electoral Bond Scheme 2018, a constitution bench of the Supreme Court said Thursday it is slightly difficult to accept the government's contention कि वोटर के पास यहाँ पर कोई राइट नहीं है जानने का कि सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। द पार्टी नोज अबाउट इट, एंड जो डोनर उसको भी पता है। एक ऐसा इंसान जिसको नहीं पता है वो है वोटर। तो वोटर को इस इन्फॉर्मेशन से डिप्राइव किया जा रहा है। योर कंटेंशन की वोटर के पास यहाँ पर कोई भी राइट टू नो नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट एक्सेप्ट करना। बाकी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कुछ भी स्कीम में करना है ये काम यहाँ पर लेजिस्लेचर ही करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है जुडिशियल रिस्ट्रेंट को फॉलो कर रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर्स को इंश्योर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 कंसिडरेशंस दिए हैं जो कि स्कीम में होनी चाहिए। पहला, कैश एलिमेंट को रिड्यूस करना है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम करती है। ऑथोराइज्ड बैंकिंग चैनल्स के यूज़ को एनकरेज करना है जो कि होता है। इंसेंटिवाइज द यूज़ ऑफ बैंकिंग चैनल्स, दिस शुड रिजल्ट इन ग्रेटर कॉन्फिडेंशियलिटी। बट एक फोर्थ कंसिडरेशन भी है विच इज़ ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस एंड क्विड प्रो क्यू नहीं होना चाहिए। क्विड प्रो क्यू फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या उसकी कंपनी ने यहाँ पर डोनेशन दिया है एंड जब यहाँ पर सरकार बनती है तो वो उस इंडिविजुअल या उसकी कंपनी को फ़ायदा पहुँचाती है उसके प्रोजेक्ट्स को पास करके। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ये कहना है। अब इसको काउंटर आर्ग्यू करते हुए जो यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल थे, सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इनका ये कहना था कि कंपनी सिर्फ इसलिए डोनेट नहीं करती हैं क्योंकि उनको किकबैक्स चाहिए होते हैं। कभी कभी कुछ कंपनीज़ को वृद्धि चाहिए होती देश की, तो वो उस पार्टी के लिए डोनेट करती हैं जो कि उनको लगता है कि देश के लिए अच्छा करेगी या उस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो देश को आगे बढ़ाने में। इसीलिए यहाँ पर जो कंपनीज होती हैं वो किकबैक्स के लिए नहीं डोनेट करती हैं, ऐसा सॉलिसिटर जनरल का कहना है। क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि कैप होनी चाहिए कि कोई कंपनी कितना डोनेट कर सकती है। तो कंपनी जो नेट प्रॉफिट में हो वो अपना कुछ परसेंटेज डोनेट कर सके। नाउ यू से इट हैज़ नथिंग टू डू विद नेट प्रॉफिट्स और नॉट। सो अ कंपनी जिसके ज़ीरो प्रॉफिट हो वो क्यों डोनेट करेगी अगर उसका प्रॉफिट ही ज़ीरो है। तो इसको भी काउंटर आर्ग्यू करते हुए वही बात कही गई कि यहाँ पर कंपनीज इसीलिए डोनेट करती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि देश को आगे बढ़ाए, ना कि यहाँ पर पार्टीज़ किकबैक के लिए डोनेट करती हैं। तो कुछ पार्टीज़ होंगी, बहुत कम परसेंटेज, जो कि किकबैक्स के लिए डोनेट करती हैं लेकिन इसके लिए नहीं डोनेट करती हैं, ऐसा यहाँ पर सेंटर का स्टैंड था। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है 6 years इन लिम्बो टू 6 sessions ओवर 3 days। तो यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की बात की गई है। तो इतने साल हो चुके, 2018 में स्कीम आई थी एंड अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक टर्म दिया गया है जुडिशियल इविजन। तो क्या होता है, क्या जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट जो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं उनकी हियरिंग को डिले करती है और ये गवर्नमेंट को बेनिफिट करता है, जैसे कि सेक्शन आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था, आधार स्कीम, डीमोनेटाइजेशन, इन सब में हमने सिग्निफिकेंट डिले देखा हियरिंग में। तो आप यहाँ पर वर्ड यूज़ कर सकते हो जुडिशियल इविजन। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा फ्रॉम ऑल द सोर्सेज विच आर रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए करंट अफेयर्स आपको कहीं और पढ़ने से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको करंट अफेयर्स कब से कब तक कवर कराए जाएंगे, तो फ्रॉम जनवरी 2023 टू मार्च 2024। इसके अलावा प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज़ है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं, ये भी साइमल्टेनियसली ही चल रहा है। एंड मेंस स्पेसिफिक मेंटरशिप सीरीज़, तो ये भी साइमल्टेनियसली ही है। तो तीनों चीज़ें आपको साइमल्टेनियसली ही मिलेंगी। एंड इसके अलावा प्राइस यहाँ पर मेंशन है, आप पेमेंट कर सकते हो वाया यूपीआई टू दिस यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड योर डिटेल्स टू द गिवन ईमेल आईडी। एक और इनिशिएटिव है, तो अगर आपको सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक टॉपिक्स रिलेटेड टू जो भी करंट अफेयर्स में आता है, तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 150 रुपीज़ पर मंथ एंड नवंबर मंथ के लिए आप बाय कर सकते हो। अब हम चलते हैं आगे। दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, रीज़न क्या है? स्टबल बर्निंग, बायोमास बर्निंग, व्हीकुलर एमिशंस, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तो यही सारे रीजंस यहाँ पर बताए गए कि स्टबल बर्निंग की एक्टिविटीज़ कैसे इंक्रीज़ हो रही हैं, बायोमास बर्निंग कैसे इंक्रीज़ हो रही है जिसकी वजह से PM 2.5 यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। ब्लिंकन एंड ऑस्टिन टू विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक फॉर 2+2 मीट। तो 2+2 मीट इंडिया कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ करता है? इफ़ यू नो देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको नहीं पता है देन सर्च एंड उसके बाद आप बता सकते हो। तो डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है विद देयर काउंटर पार्ट्स।
तो जो यहाँ पर USA के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं, इनकी मीटिंग होगी विद आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एंड जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं इनकी मीटिंग होगी विद आवर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। आगे हम चलते हैं। भूटान किंग अराइव्स ऑन वीक लॉन्ग विजिट टुडे। तो अभी ये आए हैं, जो भी एग्रीमेंट्स होंगे हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो दैट यू कैन कोट अबाउट दीज व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट इंडिया भूटान रिलेशंस। यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क की बात की गई। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि फेमस अपने वन हॉर्न राइनोस के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज नीड एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर फंड्स फॉर क्लाइमेट अडेप्टेशन। तो यहाँ पर यूएन ने रिपोर्ट्स निकाली है जिसका नाम है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। अडेप्टेशन गैप ये देखता है कि कितने यहाँ पर रुपए मिल रहे हैं अडेप्टेशन के लिए एंड कितने यहाँ पर फंड्स की ज़रूरत है, कितना फंड मिल रहा है एंड कितने फंड्स की ज़रूरत है। तो दो तरीके से निकाला जाता है। पहले जो डेवलपिंग कंट्रीज़ बताते हैं कि उनको कितने फंड्स की ज़रूरत है, एंड दूसरा ये मॉडलिंग एक्सरसाइज करते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने जो यहाँ पर डिमांड रखी है वो है 387 बिलियन US डॉलर की, एंड जो इन्होंने मॉडलिंग एक्सरसाइज की उसके अकॉर्डिंग 215 बिलियन US डॉलर। तो 2020 से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे इनको हर साल डेवलपिंग कंट्रीज़ को 100 बिलियंस ऑफ US डॉलर देना था। 3 साल हो चुके हैं, अभी तक इन्होंने देना स्टार्ट नहीं किया है, तो ये प्रॉब्लम है। अभी आपको ये बताने की एमिशंस गैप रिपोर्ट कौन निकालता है। डिसीजन 2023 जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन, उसके बारे में है। मोमेंट ऑफ रेकनिंग, तो ये है जो मराठास यहाँ पर कोटा की डिमांड कर रहे हैं, एंड इस एजिटेशन की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई है। तो ऑथर का ये कहना है रिजर्वेशन का प्रॉमिस करना एंड रिजर्वेशन देना बहुत डेयरिंग एक्ट है, जो कि बहुत मुश्किल भी हो जाता है। फिर ये बताया गया कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 16 चीफ मिनिस्टर्स हैव बीन मराठास। तो इसका मतलब ये है कि मराठास के पास पॉलिटिकल पावर तो है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फाउंडेड एंड रन बाई मराठास हैं। तो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड सोशल बेस है, उसके बाद भी मराठास को रिजर्वेशन क्यों चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मराठास एक होमोजीनियस कम्युनिटी नहीं है, ये हेट्रोजीनियस कम्युनिटी है, लूज क्लस्टर ऑफ कम्युनिटीज़। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो ये खुद को वॉरियर्स कहते हैं, लेकिन पीस टाइम में ये एक्चुअली फार्मर्स थे, फार्म लेबरर्स का काम करते थे, एग्रीकल्चर में एंगेज थे। बस वॉर टाइम में ये वॉरियर कम्युनिटी कहलाए जा सकते हैं। तो दिस इज़ वाई मराठास लाइक टू पोर्ट्रे देमसेल्फ एज अ वॉरियर कम्युनिटी। वॉरियर्स दे वर, बट ओनली ड्यूरिंग वॉर्स। बाकी टाइम तो फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स ही थे। कुछ साल पहले तक सब बढ़िया चल रहा था, जब तक एग्रीकल्चर रेम्यूनरेटिव था। जब एग्रीकल्चर रेम्यूनरेटिव नहीं रहा, एग्रीकल्चर से उतना पैसा नहीं आ रहा, इनकम से यहाँ पर डिक्लाइन होने लग गई, फैमिलीज का साइज बड़ा होने लग गया, लैंड यहाँ पर बाइफरकेट होने लग गया, तो डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज नॉट मैच्ड विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, स्पेशली इन द हिंटरलैंड। फिर पोस्ट मंडल एरा में यहाँ पर इन्होंने देखा कि जो दलित कम्युनिटीज़ हैं, जो ओबीसी कम्युनिटीज़ है, वो इनसे आगे निकलने लग गई। तो इनको लगा कि ये लोग इसीलिए आगे निकल रहे हैं क्योंकि इनके पास रिजर्वेशन है, हमारे पास रिजर्वेशन होगा तो हम भी आगे निकल जाएंगे। एंड फिर यहाँ पर कुछ पार्टीज़ आती हैं, हम पार्टीज़ के नाम नहीं ऑफकोर्स डिस्कस करेंगे, कि पार्टीज़ यहाँ पर रिजर्वेशन की डिमांड कर देती हैं। मूव हेड ऑफ पॉलिटिकल फॉल आउट, एग्रीकल्चरल इनकम यहाँ पर डुंडल कर रही थी, पॉलिटिकल स्पेस था नहीं, मराठास लॉस्ट होप, दे टुक आउट मार्चेस ऑल ओवर द स्टेट। फिर यहाँ पर मराठास को रिजर्वेशन दिया भी गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को क्वॉश कर दिया, ये कहते हुए कि 50% की लिमिट को वायलेट करता है। अब कुछ मराठास ओबीसी में कंसिडर किए जाते हैं, कुछ मराठास ओबीसी में नहीं कंसिडर किए जाते हैं, और ओबीसीज़ वाले ये नहीं चाहते हैं कि मराठास को ओबीसी में कंसिडर किया जाए, नहीं तो जो ओबीसीज़ हैं उनका रिजर्वेशन का जो पाए है वो कम हो जाएगा। तो अभी सरकार के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके जो सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट फॉर रिजर्वेशन 50% सेट कर रखी है उसको बाईपास कर दे, या दूसरा ऑप्शन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसके लिए रिव्यू पिटीशन डाली जाए। नेक्स्ट है ट्रिकी टेरेन। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो लोग यहाँ पर पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना है, जो लोग यहाँ पर हमास को सपोर्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेना है। तो हमारी डिप्लोमेसी बहुत सटल तरीके से आगे बढ़ रही है। तो ये जो क्रैकडाउन चल रहा है ना उन लोगों के ऊपर जो कि पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, ये मत करो। जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर ऑफकोर्स यहाँ पर क्रैकडाउन करो। तो क्रैकिंग डाउन ऑन दोज हु सपोर्ट पैलेस्टीन, इन्वाइटिंग हमास टू एड्रेस अ रैली, बोथ श्रिंक द नैरो स्पेस फॉर डिप्लोमेसी, टेल मी व्हाट आई डिड रॉन्ग। ये क्वेश्चन है फॉर्मर जनसंघ MP शेख अब्दुल रहमान को, जिन्होंने हमास के हॉरिफिक टेररिस्ट की बाद यहाँ पर सॉलिडारिटी की बात की थी, एंड उनको यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया गया है। सच क्रैकडाउन्स और प्रॉब्लमेटिक ऑन एटलीस्ट 2 लेवल्स। पहला कि ये कर्ब करता है राइट टू असेंबली एंड एक्सप्रेशन, और जो इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड है वो भी तो यही है ना कि हम पैलेस्टीनियन कॉज के साथ खड़े हैं, हम भी चाहते हैं, हम भी 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं कि इजराइल एंड पैलेस्टीन साइड बाय साइड होने चाहिए, पीसफुल तरीके से एग्जिस्ट करें। नेक्स्ट है होल्डिंग ईच अदर अप। तो यहाँ पर कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस बताई गई है। तो कोई भी स्कीम एक लेवल तक सक्सेसफुल हो सकती है, उसके बाद और कितनी सक्सेसफुल होगी इट डिपेंड्स कि कम्युनिटी उसमें कितना कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर अमूल की बात की गई, अमूल इतना सक्सेसफुल हुआ, कम्युनिटी बेस्ड डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम आगे निकल रहे हैं, ये हमें समझ आता है कि सरकार बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है, बट स्टिल हम एक लेवल तक आगे जा सकते हैं, उसके बाद कम्युनिटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अटल टिंकरिंग लैब्स की बात की गई है। तो अटल टिंकरिंग लैब्स का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट चंपारण बिहार में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है
तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसको सही करने में बहुत टाइम लगेगा। तो क्या कर सकते हैं, जो कम्युनिटी है उसमें से ही कोई सारथी बन जाए जो कि सीख सके कि ये सब कैसे करना है। तो इन अ क्लस्टर देयर आर 20 to 30 स्कूल्स विद ATLs वेयर टिपिकली 2/3 आर परफॉर्मिंग वेल बट 1/3 यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्या करना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना है, डायलॉग को फॉस्टर करना है, रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई मुंबई में एयर पोल्यूशन की। तो रीजंस, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है। बाकी यहाँ पर जो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड जो कि 2-3 दिन में होता था, ये अभी 10-15 दिन में हो रहा है। तो ये कुछ यहाँ पर रीजंस है। तो ऑथर ने यहाँ पर कुछ सोल्यूशंस भी बताए हैं कि क्या करने की ज़रूरत है। तो एयर शेड्स में मैपिंग करो पोल्यूटेंट सोर्सेज की। एयर शेड्स तो जहाँ पर डिस्पोजल ऑफ पोल्यूटेंट नहीं हो पा रहा है, ये सब कुछ करने की ज़रूरत है। एंड गाइडलाइंस को इन्फोर्स करने की ज़रूरत है फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। CTBT से रशिया ने खुद को बाहर निकाल लिया, रशिया ने रेटिफिकेशन अपना कैंसिल कर दिया CTBT का। तो CTBT क्या है, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, जो कि ये कहती है कि न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट नहीं हो सकता। यूएसए ने इसको साइन किया था लेकिन यूएसए ने रेटिफाई नहीं किया। रशिया ने साइन एंड रेटिफाई दोनों किया था लेकिन रशिया ने अपने रेटिफिकेशन को विड्रॉ कर लिया है। चाइनाज मेनली डज सिग्नल टू वुमेन दैट देयर प्लेस इज इन द होम। अब चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जो चाइना का बर्थ रेट है लगातार डिक्लाइन हो रहा है एंड चाइना की पॉपुलेशन पहली बार श्रिंक की है। जो चाइना का डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसका फेस खत्म हो चुका है। चाइना यहाँ पर एज कर रहा है, इनकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। इसीलिए चाइना अपने महिलाओं को ये कह रहा है कि आपकी जो जगह है वो आपके घर में है, आप अपने रिप्रोडक्टिव चॉइसेस के ऊपर फोकस करो एंड ये जो आपने फेमिनिज्म लगा रखा है इन सबको आप बंद करो। लव एंड मैरिज, फर्टिलिटी, फैमिली, इन सब के ऊपर फोकस करो एंड अगर आप ये करोगी तभी चाइना मॉडर्नाइजेशन की पाथ पर जा सकेगा। ये सब कुछ उनका कहना है। ग्लोबल पैक्ट ऑन AI मैटर्स। तो AI को लेकर ग्लोबल समिट हुई है ब्रिटेन में कहाँ पर, तो ब्लेचले पार्क इन बकिंगहमशायर। तो सबसे पहले आपको लोकेशन याद रखनी कि अगर आता कि ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन किसको लेकर है, तो ये AI को लेकर है। तो वहाँ पर AI की बात की गई। अब इस लोकेशन को ही क्यों सिलेक्ट किया गया, क्योंकि जो एलन ट्यूरिंग है, फादर ऑफ AI और फादर ऑफ द कंप्यूटर साइंस, इन्होंने इसी प्लेस पर World War II के समय कोड क्रैक्स किए थे जिन्होंने हेल्प किया था एलाइट पावर्स को, इसीलिए इस पर्टिकुलर लोकेशन को ही सिलेक्ट किया गया है। फिर यहाँ पर फ्रंटियर AI की बात की गई है। AI से जो यहाँ पर रिस्क पोज किए जाते हैं, डिसइंफॉर्मेशन रिस्क है, बायोटेक्नोलॉजी रिस्क है। बाइडेंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यूएसए यहाँ पर क्या कर रहा है, तो यूएसए एक्चुअली यहाँ पर ओवर रेगुलेशन नहीं कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर इनोवेशन कहीं खराब ना हो जाए, लेकिन यूएसए दूसरी तरफ यहाँ पर पूरी तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि लोगों की प्राइवेसी बनी रहे, लोगों की सेफ्टी रहे, लोगों का ट्रस्ट बना रहे। जो EU है ये बहुत टफ पॉलिसी स्टैंड लेकर चल रहा है कि हमें एक AI एक्ट की ज़रूरत है। जो यहाँ पर UK है ये भी यहाँ पर थोड़ी लाइट रेगुलेशन को लेकर चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर इनोवेशन जो है ये सफ़र ना हो AI की। बाकी एथिकल AI होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल AI होना चाहिए, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि AI को रेगुलेट करे। नेक्स्ट यहाँ पर कोझिकोड को सेलेक्ट किया गया है सिटी ऑफ लिटरेचर। तो यूनेस्को ने नेम किया है कोझिकोड को। तो यूनाइटेड नेशंस क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क होता है जिसमें आई थिंक इंडिया के कुछ 55 सिटीज़ है, उसमें कोझिकोड को सेलेक्ट किया गया सिटी ऑफ लिटरेचर। ऐसे ही ग्वालियर को आई थिंक सिटी ऑफ म्यूज़िक की तरह किया गया है। श्रीनगर भी है इसमें। तो ये सब कुछ आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। चेन्नई है। तो अपार्ट फ्रॉम कोझिकोड एंड ग्वालियर, वाराणसी, श्रीलंका, श्रीनगर एंड चेन्नई आर पार्ट ऑफ द नेटवर्क। तो बस आपको यूनाइटेड नेशंस क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क पता होना चाहिए। ब्लेचली पार्क जो कि हम देख चुके हैं। कतर, तो कतर में नेवी वेटरन्स को यहाँ पर डेथ सेंटेंस दे दिया गया था जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है, तो पहले तो लीगल प्रोसेस से जाओ। तो ये जो यहाँ पर जजमेंट है लोअर कोर्ट से आया तो हायर कोर्ट में जाओ, मर्सी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। एंड थर्ड हम पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बात करें। यहाँ पर FATF की बात की गई। तो FATF ने ये कहा है कि जो वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नाम नहीं लिखा है बट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ही है, जिसने फंड्स कलेक्ट किए हैं थ्रू वेल स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क। FATF जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग को देखती है। फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि जो रेजिडेंशियल प्राइस राइज है इसमें मुंबई 4th पोजीशन पे, आई थिंक दिल्ली 10th पोजीशन पर है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। आज आपको बहुत फास्ट पेस में लग रहा होगा क्योंकि आई हैव वेरी लेस टाइम। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम ग्रुप। एंड इफ यू लाइक दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।